ये 0 पॉइंट था, ये 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट था, ये 4 और ये 1। ये दोनों जो प्रोसेस थे वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस था। यहां पर हीट ऐड हुआ था, यहां पर हीट रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, आपने कल बोला था 0 से 1 सक्शन हो रहा होगा, 0 से 1 सक्शन हो रहा होगा, 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर में क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर में कंप्रेशन हो रहा होगा। ठीक है, 2 to 3, 2 to 3 क्या हो रहा होगा माय डियर फ्रेंड, ये आप देख रहे होंगे कि रिवर्सिबल हीट एडिशन हो रहा होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 4 to 1 रिवर्सिबल मैनर में कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन हो रहा होगा, और 1 से 0 आप एग्जॉस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, ये पिस्टन शुरू में यहाँ पे ऐसे रहा होगा, ये सक्शन हुआ होगा, ये सक्शन हुआ होगा, फिर उसके बाद ये दोनों इनलेट वाल्व जो था वो ओपन था, अब बंद हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये कंप्रेशन होगा। ये क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के बाद पिस्टन अपने पोजीशंस पे रुका होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होना है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अब आप स्पार्क देंगे, फिर वो जलेगा। ठीक है, फिर वो जलेगा। तो 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड होगा, फिर ये एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन के बाद 4 पॉइंट पे आप पिस्टन को रोक के रखेंगे और आप 4 पॉइंट पे एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन कर देंगे। क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन कर देंगे। अच्छा, 4 पॉइंट का प्रेशर देखो बहुत ज्यादा है, 4 पॉइंट का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो जब 4 पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है और हो क्या रहा है कि आप एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर दिए हो, तो आपको पता है कि फ्लो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर होगा। यानी 4 पॉइंट पे ऐसे समझिए, 4 पॉइंट का ये डायग्राम है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट ऐसे है, इनलेट वाल्व और ये एग्जॉस्ट वाल्व, और ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो ओपन है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है। माय डियर फ्रेंड, पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ है और इस पॉइंट पे अभी जो फ्लू गैसेज हैं, जो फ्लू गैसेज हैं वो इस तरह से हैं, और अब क्या करेंगे, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो ये जो फ्लू गैसेज है वो बाहर जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, ये जब बाहर जाएंगे तो उनका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो 1 पॉइंट पे 4 से 1 आप प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करा रहे हैं। अब क्या होगा, अब जब प्रेशर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर का भी जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक हो गया, तो फ्लू गैस बाहर नहीं जाएगा, तो फ्लू गैस बाहर नहीं जाएगा। बट अभी भी अंदर फ्लू गैस है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी भी पिस्टन को अब ऊपर भेजेंगे। जब पिस्टन ऊपर चलेगा तो ये जो फ्लू गैसेज हैं वो उनको ढकेलेगा, पुश करेगा, जिसकी वजह से ये बाहर चले जाएंगे। तो 1 से 0 जो है आप क्या कर रहे होंगे, आप फ्लू गैसेस को एग्जॉस्ट करा रहे होंगे। तो दैट्स वाई ये क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहलाएगा। तो 0 से 1 सक्शन है, सक्शन स्ट्रोक होगा, 1 से 2 कंप्रेशन है, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, 3 से 4 एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा, या 3 से 4 में ही आपको पावर डेवलपमेंट होता है तो इसी को आप पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। और 1 से 0 क्या होगा, अगेन एग्जॉस्ट हो रहा होगा। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड, यहां तक की बातें क्लियर है ना, यहां तक की बातें क्लियर हैं। अब सुनिए बिल्कुल आराम से। सपोज करिए आपने कंप्रेशन रेशियो 15 का रखा है, तो T2/T1, T2/T1 इज R पावर गामा -1 होगा। R की वैल्यू क्या हो गई, 15 टू द पावर 0.4 हो जाएगा, और T1 की वैल्यू चलिए मान लेते हैं 300 है। तो T2 की वैल्यू यहां से बताइए कितना आ गया, T2 की वैल्यू यहां से कितनी वैल्यू आ गई, बताइए जरा। तो T2 की वैल्यू यहां से सॉल्व करिए, कितना आ गया, T2 की वैल्यू सॉल्व करिए, कितना आ गया।
ये 15 ये मेरे पास आ रहा है 886 केल्विन। 886 पॉइंट, हाँ, अगर आपने इसमें 273 से माइनस कर लिया तो ये आ गया 613 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब समझो यार, यानी 2 पॉइंट पे ये कंप्रेशन है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही की पॉइंट है यहाँ पे। देखो, ये 1 पे हो आप, और अब आप कंप्रेस कर रहे हो, और कंप्रेशन रेशियो कितना है? 15 का है। कंप्रेशन रेशियो कितना है? 15 का है। जब आप कंप्रेस्ड कर रहे होंगे तो यहां पे पहुंचने के बाद जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? 613 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा? 613 डिग्री। मगर माय डियर फ्रेंड, आपको पता है कि आपने फ्यूल कौन सा यूज किया? पेट्रोल। और जो पेट्रोल होता है वो बहुत ही वोलाटाइल होता है और बहुत ही फ्लेमेबल होता है, और उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर भी कम होता है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे फ्यूल अपने आप यानी सेल्फ इग्नाइट हो जाए, सेल्फ इग्नाइट हो जाए, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बोलने वाले हैं। उस टेम्परेचर को आप क्या बोलेंगे? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, सपोज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कितना है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माय डियर फ्रेंड, आपने यहां से उसका कंप्रेशन शुरू किया, और कंप्रेशन करते करते जब यहां पहुंचेगे तो 613 होगा। बट सपोज करिए 400 तो उसको रास्ते में ही मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड यहीं पर मिल गया, तो जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे मिल गया यानी फ्यूल अब बर्न हो जाएगा। फ्यूल अगर बर्न हो गया माय डियर फ्रेंड, तो जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जो सिस्टम है उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्रेशर जो है पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेलेगा, पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेलेगा। और आपका पिस्टन अभी डिजाइन कैसा किया है आपने कि वो ऊपर चले, कि वो कैसे चले? ऊपर चले। तो माय डियर फ्रेंड, आप यहां पे पहुंचने के बाद फ्यूल सेल्फ इग्नाइट हो गया है, और अब आप चाहते हो कि पिस्टन ऊपर चले, मगर अंदर का सिस्टम का प्रेशर इतना राइज हो गया है कि उसको नीचे की तरफ ढकेल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे नॉइज एंड वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा आने लगेगा। तो आपको कहां तक डिजाइन करना है? क्या 15 के कंप्रेशन रेशियो पे डिजाइन करना सुटेबल होगा? नहीं सर, इस सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर लेगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपको कंप्रेशन रेशियो कम ही रखना है, बहुत ज्यादा नहीं रखना है। ज्यादा रखेंगे तो वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के पास पहुंच जाएगा, तो नॉइज एंड वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो इसीलिए एसआई इंजन में जो उसका सेल्फ एसआई इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो है वो कहा जाता है 6 से 12 के बीच में होना चाहिए। आपको पता है कि जितना कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा, जितना आर की वैल्यू ज्यादा होगी, इफिशियंसी उतना ज्यादा होगा, ये अपने को पता है। बट आर ज्यादा रखेंगे तो ये डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि वो सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा, नॉइज एंड वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, तो ये अपने लिए डिसएडवांटेज हो गया। तो दैट्स मीन माय डियर फ्रेंड कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। क्या करना होगा? क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड? आपको ऐसा सेलेक्ट करना होगा कि जो उसका कंप्रेशन रेशियो है वो उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के पास ना पहुंच पाए। तो माय डियर फ्रेंड, होपफुली ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है सुहास, क्लियर है? क्लियर है? तो नोट करके अपने को इस बात को लिखना है बहुत अच्छे। इन एसआई इंजन compression ratio lies between
compression ratio lies between 6 to 12, 6 से 12 के बीच में ये लाइज करता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये एसआई इंजन का ड्रॉबैक है। क्या ये ऑटो साइकिल का ड्रॉबैक है? क्या ये ऑटो साइकिल का ड्रॉबैक है? ये ऑटो साइकिल का ड्रॉबैक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑटो साइकिल में आपने जो वर्किंग फ्लूइड लिया है, ऑटो साइकिल में जो आपने वर्किंग फ्लूइड लिया है वो एयर है। और एयर क्या होगा माय डियर फ्रेंड, वो उसको कितना भी कंप्रेस कर लो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे आप चार्ज भेज रहे हो, यानी फ्यूल है, यानी पेट्रोल है, और पेट्रोल का अपना एक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होगा, उसके बियॉन्ड जाएगा तो वो सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिटेशंस है, वहां पर लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपने क्या पढ़ लिया, एसआई इंजन के बारे में जान लिया है। ठीक है, तो एसआई इंजन का ड्रॉबैक मतलब ये लिमिटेशंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड डीजल इंजन। क्या पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड? डीजल इंजन। डीजल इंजन या डीजल साइकिल या डीजल इंजन या इसी को बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी कि सीआई इंजन। सीआई ये इसके नाम है, ये इसके नाम है। डीजल इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन या सीआई इंजन। ठीक है, अब ध्यान से बिल्कुल आराम से समझते हैं माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, यहां पे जो आप बोल रहे हैं, यहां पे जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आराम से समझेंगे। यहां पे माय डियर फ्रेंड कार्बोरेटर नहीं होगा, यहां पर कार्बोरेटर नहीं होगा। यहां पे कार्बोरेटर नहीं है, क्यों नहीं है अभी समझते हैं। यहां पे एक है केवल सिंपल सा एयर फिल्टर, यहां से एयर आएगा और ये है एयर फिल्टर, ये है एयर फिल्टर। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि एसआई इंजन में इनलेट पे क्या होता है, तो इनलेट पर चार्ज होता है, जबकि सीआई इंजन में इनलेट पर केवल एयर होता है। एसआई इंजन में इनलेट पर एयर और पेट्रोल का मिक्सचर होता है, जबकि यहां पर केवल और केवल क्या होता है माय डियर फ्रेंड? एयर होता है। ठीक है, अब आपने ये सीख लिया पिछली बार से कि हमारे पास अगर चार्ज है तो चार्ज को अगर कंप्रेस्ड करेंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर पाए, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर वो नहीं कर पाएंगे, कंप्रेशन रेशियो नहीं रख पाएंगे, अदरवाइज वो सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा। तो एक बात कंफर्म पता चल चुका है कि आपको चार्ज जो है वो ज्यादा नहीं रखना है, चार्ज जो है वो ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, चार्ज ज्यादा नहीं रखने का मतलब आप कहना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड कि कंप्रेशन रेशियो ज्यादा नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा। सीआई इंजन में आपको ये एडवांटेज मिल गया कि आप एयर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एयर। तो जब आप एयर का सक्शन करेंगे, जब आप एयर का सक्शन करेंगे तो माय डियर फ्रेंड एयर के सक्शन के दौरान, एयर के सक्शन के दौरान उसको जब कंप्रेस्ड करेंगे, सक्शन के बाद कंप्रेस्ड करेंगे तो कोई कंडीशंस ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि उसको जितनी मर्जी उतने आप कंप्रेस्ड कर लो, जहां तक आप चाहो वहां तक आप कंप्रेस्ड कर लो।
वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पे कंप्रेशन के दौरान आपको ये आइडिया लग चुका है कि कंप्रेशन रेशियो का लिमिटेशन नहीं है। आप 10 रखना चाहो, 20 रखना चाहो, 30 रखना चाहो, 40 कुछ भी रख लो, क्योंकि जितनी मर्जी उतना कंप्रेस्ड कर लो, एयर जो है सेल्फ इग्नाइट नहीं होगा। एयर कुछ भी, उसमें कुछ भी फ्यूल वगैरह नहीं है, तो एयर जलेगा नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, होपफुली आप ये एडवांटेज समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग केवल और केवल एयर का सक्शन कर रहे हैं और उसी को कंप्रेस्ड कर रहे हैं। और आपको ये भी आइडिया है कि आर जितना ज्यादा होगा इफिशियंसी उतनी ज्यादा होगी, मगर यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई थी, इसीलिए आपने आर को ज्यादा नहीं रखा था। बट यहाँ पे जब आप एयर ही प्रोवाइड करेंगे तो आप जितनी मर्जी उतना आप कंप्रेस्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो, बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात क्लियर है? हाँ, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब ये हुआ, अब समझो हो क्या रहा है। अब समझो हो क्या रहा है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, और यहाँ पे एक नया चीज आपको नजर आ रहा होगा, इसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, इसको बोलते हैं क्या? इसको एक तरह का नोजल ही है, एक तरह का नोजल ही है, जिससे यहाँ से वाटर क्या होगा, इस तरह से बाहर आएगा। ठीक है, तो इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, और इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का ये नोजल ही है, ठीक है ना। और ये आपके पास टॉप डेड सेंटर और ये बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, ठीक है। तो एक सेकंड में इसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। चलिए, अच्छा, अभी इसका नाम याद आएगा तो फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो ये एक तरह का नोजल ही होता है जहां से वाटर जो है इस तरह से बाहर आएगा। अभी मैं बता रहा हूं। अब देखो यार, समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग के पास पिस्टन यहाँ पे है, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, तो ये यहाँ पे पिस्टन है, यहां से एयर का सक्शन होगा, यहां से एयर का सक्शन होगा। तो जब ये सक्शन होगा तो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आएगा। तो यहां से यहां सक्शन हो गया, फिर अब दोनों वॉल्व को कंप्रेस कर लो, सॉरी क्लोज कर लो। अब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे जाएगा, तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। और माय डियर फ्रेंड, कंप्रेशन रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा रखते हैं। कंप्रेशन रेशियो क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा रखते हैं। सपोज आपने कंप्रेशन रेशियो 20 रखा है, कंप्रेशन रेशियो कितना रखा है माय डियर फ्रेंड, 20 रखा है। तो 20 का कंप्रेशन रेशियो है, तो T2 बाई T1, T1 की वैल्यू 300 रख लीजिए, और R की वैल्यू 20 है, गामा -1 यानी 0.4। तो माय डियर फ्रेंड, यहां से वैल्यू बताइए तो कितनी वैल्यू आ गई, यहां से मुझे वैल्यू बताइए कितनी वैल्यू आ गई, वैल्यू बताइए तो। कितनी वैल्यू आ रही है, जल्दी बताइए, यहां से कितनी वैल्यू आ रही है T2 के लिए? बहुत अच्छे, 994, 994 आ गया है, ठीक है। तो 994 का डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप करेंगे तो 994 का डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आ जाएगा? हाँ, तो मेरे दोस्त मैं क्या कह रहा था, यहां से आपने सॉल्व किया तो ये अप्रोक्सीमेट आ गया 994 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 721, वेरी सॉरी, 994 केल्विन, 721 डिग्री सेंटीग्रेड।
हाँ, तो माय डियर फ्रेंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अब कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर्स क्या है माय डियर फ्रेंड, 721 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब ये 721 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पे जब आप फ्यूल इंजेक्ट करेंगे, फ्यूल उसमें लाएंगे, हाँ इसका नाम क्या हो गया, फ्यूल इंजेक्टर। क्या नाम हो गया माय डियर फ्रेंड, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का पर्पस क्या होता है कि जो फ्यूल है उसको इंजेक्ट कराना छोटे छोटे पार्ट में, यानी ऑटोमाइज करके यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ के फ्यूल को इंजेक्ट कराना। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्यों तोड़ा जाता है यार, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ जाने से माय डियर फ्रेंड जो हीटिंग होती है, जो बर्निंग होती है, जो कंबशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो माय डियर फ्रेंड ये सक्शन हुआ, ये कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन के समय मान लीजिए 20 रखा है, तो उस समय टेम्परेचर कितना है, 721 डिग्री सेंटीग्रेड है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर पे जब आप फ्यूल इंजेक्ट कराओगे तो फटाफट क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, जल जाएगा। तो फटाफट फ्यूल जो होगा जल जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन के बाद जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा माय डियर फ्रेंड, अच्छा इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट नहीं ऐड करेंगे। इस बार पिस्टन नीचे आता जाएगा, पिस्टन रुका नहीं होगा, पिस्टन नीचे आता जाएगा और फ्यूल इंजेक्ट होता रहेगा, यानी बर्निंग भी होती रहेगी, यानी हीट एडिशन भी होता रहेगा और पिस्टन भी नीचे आता रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर उसके बाद एक्सपेंशन कर देंगे। तो ये आपके पास इस तरह से एक्सपेंशन हो जाएगा। फिर उसके बाद बाकी चीजें वही है, हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और फिर उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा एसआई इंजन नहीं सीआई इंजन। ठीक है, जिसमें आपने इनलेट क्या कराया था, केवल और केवल क्या कराया माय डियर फ्रेंड, एयर को कराया है। तो अगर मैं डायग्राम प्लॉट करूं माय डियर फ्रेंड, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड इस बार जो अपने पास डायग्राम होगा, इस बार जो डायग्राम होगा वो ऐसा होगा। इस बार जो डायग्राम होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बना लूं। तो माय डियर फ्रेंड ये हो चुका है 1, ये हो चुका है 2, ये हो चुका है 3, ये हो चुका है 4। माय डियर फ्रेंड 1 से 2 और 3 से 4 इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। 2 से 3 पे आप 2 से 3 पे आप हीट ऐड कर रहे हैं और यहां से आप हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, यहां से आप हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। और माय डियर फ्रेंड ये जो है ये क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया और ये जो है वो स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और आप डेफिनेटली इस बात को भी समझ रहे हैं, ये 0 है, ये ऐसा। तो 0 से 1 आपने सक्शन किया है, 0 से 1 सक्शन किया है, 1 से 2 आपने एयर को कंप्रेस्ड किया है, और अपनी मर्जी से कर लो जितना भी करना चाहो। तो ये आपने कंप्रेस्ड किया। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पर इस बार हीट एडिशन होगा। कैसे होगा माय डियर फ्रेंड, कांस्टेंट प्रेशर पर इस बार हीट एडिशन होगा। 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। 4 से 1 हीट रिजेक्शन होगा। 1 से 0 अगेन एग्जॉस्ट होगा, और सारी चीजें ऐसे चलती जाएंगी। अच्छा एक चीज समझिए, अरे साइकिल क्लियर हुआ, साइकिल क्लियर हुआ भाई, यहाँ पे साइकिल क्लियर हुआ, कैसे क्या हो रहा है, क्लियर हुआ? ओके बहुत अच्छे, बाकी लोग भी बता दीजिए।
साहिल, तेजस बहुत अच्छे, निखिल थोड़ा लेट आए हैं। तो निखिल, तो ये आपके पास इस तरह से पीवी प्लॉट हो चुका है, किसके लिए? डीजल साइकिल के लिए। किसके लिए माय डियर फ्रेंड? डीजल साइकिल। अच्छा, अब एक बात समझिए, एक बात समझिए माय डियर फ्रेंड, मैं एक छोटा सा आपसे बात पूछना चाहता हूं। अगर आप 2 के बाद, यानी कंप्रेशन के बाद, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड करें, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड करेंगे तो ये जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस बार जो एरिया बनेगा, एरिया जो अंडर साइकिल आएगा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें हीट एडिशन, तो जो एरिया आएगा साइकिल का एरिया इंक्रीज हो जाएगा। साइकिल का एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यस या नो? साइकिल का एरिया क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। यस या नो? अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड करें तो साइकिल का जो एरिया होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी माय डियर फ्रेंड, जो वर्क आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी दोस्तों, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड करना अपने लिए ज्यादा अच्छा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड करना ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड करना। तो हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड करना चाहिए। मगर ये बताओ आप, क्यों यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड नहीं करते हैं? क्यों यहां कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड नहीं करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड करते हैं? एनी रीजन? एनी रीजन? कोई आइडिया है? कोई आइडिया है? कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं है तो आप बता भी सकते हैं, सर कोई आइडिया नहीं समझ में आ रहा है। माय डियर फ्रेंड, यहां पे आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो जो P2 होगा उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। P2 यानी प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन, वो भी बहुत ज्यादा होगा। अगर आप फिर से कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड करेंगे, यानी ऐसे हीट ऐड करेंगे, तो प्रेशर अब और भी ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर अब और भी ज्यादा हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, जैसे आप बोलते हो ना पीवी पावर गामा इज द कांस्टेंट, तो यहां से P2 बाई P1 इज द V1 बाई V2 पावर गामा हो जाएगा। यानी V1 बाई V2 इज द कंप्रेशन रेशियो। 20 के पावर 1.4 करिए जरा, 20 पावर 1.4 कितना हुआ? कितना हुआ 20 पावर 1.4? 66 पॉइंट समथिंग। कितना हो गया माय डियर फ्रेंड? 66.3 बार मान लो आप। अगर P1 1 बार है तो 66.3। और अगर आपने टेम्परेचर यहां से 2 गुना कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो अब जो प्रेशर होगा वो भी यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी यहाँ का जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा 132.6 बार, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब जब हाई प्रेशर है तो आपको मटेरियल भी वैसा बनाना होगा, सिलेंडर पिस्टन भी वैसा बनाना होगा कि इसको सस्टेन कर सके। यानी माय डियर फ्रेंड, आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड करना ज्यादा अच्छा है, बट कांस्टेंट प्रेशर पर इस वजह से करते हैं क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा होता है, तो ऑलरेडी प्रेशर बहुत बढ़ चुका है। अब उसके बाद अगर ऐड करेंगे तो प्रेशर और भी बढ़ जाएगा, तो अपने लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, और ज्यादा प्रेशर होगा माय डियर फ्रेंड, तो ज्यादा प्रेशर होगा माय डियर फ्रेंड, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लॉसेस हैं, जो वाइब्रेशंस है, वो भी बढ़ जाएंगे।
लॉसेस एंड वाइब्रेशंस भी बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग ज्यादा प्रेशर नहीं रखते हैं, उसी पर्टिकुलर प्रेशर के बाद कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? जल्दी बता दीजिए, क्लियर है? क्लियर है साहब? हाँ, बहुत अच्छे। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपने कंप्रेशन रेशियो कहा, कंप्रेशन रेशियो R, जिसको आप V1/V2 बोल रहे हैं। कंप्रेशन रेशियो क्या है? R, जिसको आप V1/V2 बोल रहे हैं। एक आता है माय डियर फ्रेंड कट ऑफ रेशियो। क्या आता है? कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो क्या होता है? रो इज द V3/V2, रो इज द V3/V2, V3/V2, V3/V2। कट ऑफ रेशियो क्यों बोला गया? क्योंकि 2 पॉइंट पे आप फ्यूल इंजेक्ट करना शुरू करते हैं और 3 पॉइंट पे फ्यूल इंजेक्शन बंद हो गया, फ्यूल का आना कट हो गया। तो 2 से 3 जो है वो फ्यूल आ रहा है, 3 पे फ्यूल कट हो गया आना, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा कट ऑफ रेशियो V3/V2। ये सब जो वॉल्यूम का रेशियो है ना, हमेशा लार्जर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम होगा, हमेशा लार्जर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम होगा। तो लार्जर है 3, स्मॉलर है 2। ठीक है, और एक आखिरी यहाँ पे है एक्सपेंशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो। तो जो एक्सपेंशन रेशियो है, जिसको आप RE बोलते हैं, एक्सपेंशन रेशियो क्या होगा? जहां से एक्सपेंशन हो रहा है ये, तो V4/V3, तो V4/V3, और V4 को ही V1 भी कहा जा सकता है, V4 को ही V1 भी कहा जा सकता है। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। एक और बात समझ रहे होंगे आप कि रो और RE को मल्टीप्लाई कर लो, रो और RE को मल्टीप्लाई कर लिया, रो और RE को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो V3 गया ना, बचेगा V1/V2, क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यानी जो कंप्रेशन रेशियो है वो कट ऑफ रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है माय डियर फ्रेंड? क्लियर है ना? क्लियर है साहब? अब हम लोग दोस्तों बात करना चाहते हैं इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। क्या बात करना चाहते हैं? इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। ठीक है, चलो तो माय डियर फ्रेंड, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ना डीजल साइकिल की इफिशियंसी। तो 1 माइनस 1 अपॉन R पावर गामा -1। ये किसकी इफिशियंसी थी? ये ऑटो साइकिल की इफिशियंसी थी। ये किसकी इफिशियंसी थी? ऑटो साइकिल की इफिशियंसी थी। ठीक है, और रो पावर गामा -1 अपॉन गामा रो -1। गामा क्या है? सॉरी, रो क्या है? रो इज द कट ऑफ रेशियो। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द डीजल साइकिल, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द डीजल साइकिल। ठीक है, तो ये आपके पास डीजल साइकिल की इफिशियंसी हो गई है। आपको क्लियर है? रो की वैल्यू जो है वो कट ऑफ रेशियो है, गामा एडियाबैटिक इंडेक्स है, बाकी सब कुछ आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपके पास डीजल साइकिल की इफिशियंसी हो चुकी है। एक से दो में एयर कंप्रेस्ड हो रहा है ना निखिल? निखिल, 1 से 2 में तो एयर कंप्रेस्ड हो रहा है ना, 1 से 2 में एयर कंप्रेस्ड हो रहा है। कंप्रेशन के बाद उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर 2 पॉइंट पे आप फ्यूल इंजेक्शन से फ्यूल इंजेक्ट कराना शुरू करोगे, तो 2 से 3 फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट हो रहा होगा। तो 2 से 3 फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, जिसको आप हीट एडिशन भी कहेंगे। ठीक है निखिल? निखिल साहब, ओके, वेरी गुड।
तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। माय डियर फ्रेंड, सिंस ये जो आपने ब्रैकेट में लिखा है ना, रो की वैल्यू रो टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा रो -1, ये जो लिखा है ना आपने, वो हमेशा इसकी वैल्यू ऑलवेज इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ऑलवेज इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। माय डियर फ्रेंड, अगर इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ी है तो आप मुझे बता दिए, यानी इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, ये जो है वो 1 से बड़ा है, और ये जो है वो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी है, ये जो लिखा है वो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी है, और ये जो आपने अब मल्टीप्लाई कर दिया ये डीजल साइकिल की इफिशियंसी हो गई। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो डीजल साइकिल की इफिशियंसी हो गई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये ऑटो साइकिल की इफिशियंसी बड़ी है या डीजल साइकिल की इफिशियंसी बड़ी है? ऑटो की इफिशियंसी बड़ी होगी या डीजल की इफिशियंसी बड़ी होगी? ऑटो की इफिशियंसी बड़ी होगी या डीजल की? साहिल बोल रहे हैं ऑटो की, बाकी लोग भी बताइए। साहिल बोल रहे हैं ऑटो की, सुहास भी बोल रहे हैं ऑटो की। बहुत अच्छे। माय डियर फ्रेंड, ये जब आप हटाओगे और ये जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, तो माइनस में फैक्टर को वो इंक्रीज कर देगा ना, माइनस वाली चीज इंक्रीज होगी, तो माइनस वाली चीज इंक्रीज होगी तो ओवरऑल इफिशियंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, तो इफिशियंसी ऑफ ऑटो और डीजल में पूछा जाए तो किसकी इफिशियंसी बड़ी होगी? ऑटो की इफिशियंसी बड़ी होगी। तो ऑटो की इफिशियंसी बड़ी होती है, फिर डुअल होता है, और फिर आखिरी में डीजल होता है। अभी डुअल क्या होता है बात करेंगे। सबसे अच्छा ऑटो, फिर डुअल, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा और ऊपर करके लिख लें। सबसे अच्छा ऑटो, सबसे अच्छा ऑटो, फिर डुअल, और फिर डीजल, और फिर डीजल। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 1 से ज्यादा है। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है साहब। ठीक है, क्लियर है ये बात? बहुत अच्छे। निखिल बोल रहे हैं इन डीजल इंजन नो स्पार्क इज यूज्ड इन व्हाट फिनोमेना? अरे निखिल साहब, आप समझे ही नहीं। यही होता है, लेट आने पे छोटी छोटी बातों का कंफ्यूजन बना रहता है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे कंप्रेशन जब आप करते हो ना, तो कंप्रेशन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि फ्यूल को जैसे ही इनलेट कराओगे इंजेक्टर के थ्रू, वो अपने आप जल जाएगा, क्योंकि एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 700 750 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जबकि वो 400 टेम्परेचर के आसपास वो जल जाता है, तो आपने उसको 700 दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया माय डियर फ्रेंड? वो वहां पे तुरंत फटाफट जल जाएगा फ्यूल इंजेक्ट करते ही। ठीक है निखिल साहब? ओके, तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, अब एक बात समझिए, जब आपने कहा सर ये ऑटो की इफिशियंसी है और ये डीजल की इफिशियंसी है, ठीक है, तो ऑटो और डीजल का जब एनालिसिस कर रहे थे, ऑटो और डीजल का ये ऑटो है, ये डीजल है, तो जब ऑटो और डीजल का एनालिसिस कर रहे थे, फिर जिसमें कहा था ऑटो की इफिशियंसी डीजल से बड़ी है, तो माय डियर फ्रेंड, ऑटो में कंप्रेशन रेशियो और डीजल में कंप्रेशन रेशियो एक ही रखा था ना, या अलग अलग रखा था? सेम कंप्रेशन रेशियो रखा था ना? अरे बोलो भाई, सेम कंप्रेशन रेशियो के साथ डील किया था ना, कंप्रेशन रेशियो चेंज थोड़ी हुआ था। बोलो यस या नो? हाँ,
तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन जो आया है वो किसके लिए आया है? ये जो रिलेशन आया है वो किसके लिए आया है? फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। और माय डियर फ्रेंड, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो डीजल साइकिल है उसका कंप्रेशन रेशियो तो बहुत ज्यादा होता है। उसका कंप्रेशन रेशियो बोला जाता है 16 से 24 के बीच में लाइज करता है। कहां से कहां? 16 से 24। तो कंप्रेशन रेशियो जो होगा, यहाँ पे लिखा है ना, इसको मैं लिख ले रहा हूं यहीं पे, 16 to 24 होता है। तो माय डियर फ्रेंड, जबकि वहां पे 6 से 12 होता है, तो मेरे दोस्त जहां पे ऑटो की कहानी खत्म हो जाएगी, 6 से 12 जहां खत्म हो जाएगी, उसके कहीं आगे से डीजल की कहानी शुरू होगी। उसके कहीं आगे से डीजल की कहानी शुरू होगी। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड, एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो डीजल के पास कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इफिशियंसी एक्चुअल प्रैक्टिस में किसकी अच्छी होगी? ऑटो की या डीजल की? किसकी अच्छी होगी, ऑटो की या डीजल की? एक्चुअल प्रैक्टिस में किसकी अच्छी होगी? अरे बोलो यार, डीजल की अच्छी होगी, डीजल की अच्छी होगी। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में किसकी इफिशियंसी अच्छी होती है? डीजल की इफिशियंसी अच्छी होती है, ठीक है। तो सपोज आपके पास डीजल कार है, मेरे पास उसी कंपनी का और एसआई इंजन है, आपके पास सीआई इंजन है। मान लीजिए मेरे पास डिजायर है एसआई इंजन, पेट्रोल इंजन, आपके पास भी डिजायर है सीआई इंजन, डीजल इंजन। तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी? जिसके पास डीजल इंजन होगा, ठीक है ना। तो फॉर एनी अदर केसेस, फॉर एनी अदर केसेस, फॉर एनी अदर केसेस, जो डीजल होगा, जो डीजल होगा उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। यानी ये जो चीज लिखा है आपने वो उल्टा हो जाएगा, ये जो चीज लिखा है आपने वो उल्टा हो जाएगा। तो डीजल अच्छा इफिशियंट होगा, फिर ड्यूल, फिर ऑटो, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? हाँ चलिए, बहुत अच्छे। अब माय डियर फ्रेंड हम लोग पढ़ेंगे डुअल साइकिल। क्या पढ़ने वाले हैं? डुअल साइकिल। क्या पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड? डुअल साइकिल। क्या है डुअल साइकिल, आराम से देख लेते हैं, ठीक है ना। डुअल साइकिल क्या है, बिल्कुल आराम से देख लेते हैं। डुअल साइकिल में माय डियर फ्रेंड आपको आपको पीवी का जो प्लॉट होगा, इसका मैं टीएस भी बना लूंगा क्योंकि थोड़ा सा अलग होता है टीएस। चलो देखो, पीवी का जो प्लॉट होगा माय डियर फ्रेंड, उसमें ऐसा होगा। यानी आप कहने वाले हैं कि साहब कुछ हीट का अमाउंट जो ऐड होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड करेंगे, कुछ हीट का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे, ठीक है। कुछ हीट का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड करेंगे और कुछ जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हीट कांस्टेंट वॉल्यूम और कुछ हीट कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड हो रहा होगा, ठीक है। कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम और कुछ कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड हो रहा होगा। यहां पर अगर टीएस प्लॉट करने जाएंगे तो देखो,
ये ऐसे हुआ 1 से 2, फिर ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब चूंकि कांस्टेंट प्रेशर जो है उसका स्लोप कांस्टेंट वॉल्यूम से कम होता है, तो ये ऐसे बनाएंगे आप, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। तो 1 2 3 और 3 डैश और ये 4 और ये सब। तो यहाँ पे ये हीट ऐड हो रहा है, यहाँ पे ये हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास पीवी प्लॉट हो गया और टीएस प्लॉट हो गया। तो यहाँ पे पीवी और टीएस, पीवी और टीएस, ठीक है, क्लियर है। तो पार्शियली हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, पार्शियली हीट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा होगा, ठीक है। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है साहब, यहां तक ठीक है दोस्तों। हाँ, यहां पर एक टर्म आता है, यहां पर एक टर्म आता है माय डियर फ्रेंड, दैट इज एक्सप्लोजन रेशियो। दैट इज व्हाट? एक्सप्लोजन रेशियो, एक्सप्लोजन रेशियो। कई बार इसको प्रेशर रेशियो भी लोग बोल देते हैं, बट सही नाम, अच्छा नाम जो है वो एक्सप्लोजन रेशियो है, ठीक है। अल्फा से डिनोट करेंगे। अल्फा जो होगा उसमें ये कहा जाता है, अल्फा जो है वो उसमें ये कहा जाता है कि हीट एडिशन के दौरान कितना प्रेशर राइज हुआ। तो पहले प्रेशर था P2 और हीट ऐड किया तो प्रेशर हो गया P3। तो P3/P2 ये हीट एडिशन, ये प्रेशर रेशियो है एक्सप्लोजन के दौरान या हीट एडिशन के दौरान। तो ये P3/P2 जो होगा वो एक्सप्लोजन रेशियो कहलाएगा, जिसमें आप एक्सप्लोजन कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से हो गया, ठीक है। अच्छा, इफिशियंसी जो होगा, इफिशियंसी जो होगा अभी आपने जो लिखा था 1/r⁻⁻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 ⁻
रो पावर गामा -1 अपॉन गामा रो -1। ये आपके पास डीजल साइकिल की एफिशिएंसी थी। ये आपके पास किसकी एफिशिएंसी थी? डीजल साइकिल की। ठीक है, तो ये आपके पास डीजल साइकिल की एफिशिएंसी थी। अब इसको डुअल साइकिल के लिए बनाना है, तो डुअल के लिए अल्फा आ जाएगा, एक्सप्लोजन रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? अल्फा। यहाँ पे क्या कर लेंगे माय डियर फ्रेंड? अल्फा। यहाँ पे भी अल्फा हो जाएगा प्लस अल्फा -1। तो ये जो इफिशियंसी आ गया माय डियर फ्रेंड, ये जो आपने लिखा है वो डुअल साइकिल की इफिशियंसी है। किसकी इफिशियंसी है माय डियर फ्रेंड? डुअल साइकिल की इफिशियंसी। और अगर ये आप नहीं रखते, ये आप नहीं रखते, यानी आप केवल डीजल रखते, तो आप यहां से यहां चलते ना। तो डीजल साइकिल में, अच्छा ये बताइए, डीजल साइकिल में एक्सप्लोजन रेशियो क्या होगा? डीजल साइकिल में एक्सप्लोजन रेशियो क्या होगा? डीजल साइकिल में एक्सप्लोजन रेशियो क्या होगा? माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छे निखिल। डीजल साइकिल में ये एक्सप्लोजन के दौरान जो प्रेशर राइज हुआ है उसी का रेशियो है। तो अगर डीजल साइकिल की बात करेंगे तो उसमें प्रेशर राइज ही नहीं हुआ है, वो तो कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट ऐड कर रहे हैं। वो किस पे आप हीट ऐड कर रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो वहां पे कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए आप क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। तो यानी अल्फा की वैल्यू 1 हो गई। यानी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 रख दें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डीजल साइकिल। डुअल जो है वो क्या हो जाएगा? डीजल हो जाएगा। तो अल्फा 1 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये हट जाएगा, 1 है तो ये हट जाएगा, तो यानी ये क्या हो गया? आपके पास हो गया डुअल साइकिल, डीजल साइकिल। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है साहब?
अरे बोलो यार, क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक और बात बता दो यार। आपने कहा सर इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड होगा। मेरा आपसे पूछना है कि अरे यार, कांस्टेंट प्रेशर फिर कांस्टेंट वॉल्यूम करिए, क्या दिक्कत है? मतलब पहले हम लोग पहले हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड करें, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड करें, क्या प्रॉब्लम है? मतलब ये 2 से 3 हो, फिर ये 3 से 3 डैश हो। तो पहले आप यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम फिर कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पहले कांस्टेंट प्रेशर फिर कांस्टेंट वॉल्यूम करें। क्या दिक्कत आएगी? बोलिए फटाफट, क्या प्रॉब्लम आएगी? बहुत अच्छे सुहास, बहुत अच्छे। माय डियर फ्रेंड, जिसमें जो है, अब आप देखिए कि जब आप ऐसा कर रहे होंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम फिर कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये वाला एरिया पहले से कम होगा। जब एरिया कम होगा तो वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि वर्क आउटपुट डिक्रीज हो, तो इसलिए हमें क्या करना है? कांस्टेंट वॉल्यूम देन कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों, अब हमें पढ़ना है टू स्ट्रोक। तो अब हम लोग बात करना चाहते हैं टू स्ट्रोक एसआई इंजन। टू स्ट्रोक एसआई इंजन। ठीक है, टू स्ट्रोक एसआई इंजन बात करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा माय डियर फ्रेंड, एक बार मैं डायग्राम बना लूं, फिर बात करते हैं ना। ठीक है, एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूं, फिर बात करते हैं। ठीक है,
माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास है पिस्टन, ये आपके पास है पिस्टन, ठीक है। यहां पे ये लगा हुआ है क्रैंक, यहां पे ये क्या है, क्रैंक, यहां पे ये क्रैंक है, क्रैंक अभी यहां पे है, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्या है कैसे है। ये है माय डियर फ्रेंड एग्जॉस्ट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट। ये है माय डियर फ्रेंड सक्शन पोर्ट, ये क्या है, सक्शन पोर्ट। और ये है ट्रांसफर पोर्ट, ये है ट्रांसफर पोर्ट, ठीक है। ये जो लगा हुआ है इसको कहते हैं क्राउन, या इसी को कई बार डिफ्लेक्टर भी कहते हैं, डिफ्लेक्टर भी कहते हैं। और ये आपको पता ही है क्या है, स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। एरिया थोड़ा सा ये आपको नहीं विजिबल है ना, तो थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, चलो चलो अभी भी विजिबल नहीं है, बट ये मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है ना। चलिए, ये है माय डियर फ्रेंड केसिंग, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए 2 मिनट के लिए, मान लीजिए अभी थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि यहां पे पहले से ही चार्ज है, यहां पर पहले से ही चार्ज है। अभी 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहां पर पहले से ही चार्ज है। अब ये चार्ज कैसे आया अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब समझिए माय डियर फ्रेंड, ये चार्ज पहले से ही है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड, हो क्या रहा है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये पिस्टन है, ये क्रैंक है, ये सक्शन पोर्ट है, ये ट्रांसफर पोर्ट है, ये क्राउन है। क्राउन का भी अपना पर्पस होता है, समझेंगे, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं यहां पे चार्ज है, अब पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा, ये ऐसे घूमेगा, पिस्टन जो है वो, ये क्रैंक जो है ये ऐसे आएगा, क्रैंक ऐसे आएगा, और पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ चलेगा। अच्छा, जब पिस्टन ऊपर की तरफ चलेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ चलेगा, तो एग्जॉस्ट पोर्ट जो है वो बंद हो जाएगा, इधर से ये पोर्ट भी बंद हो जाएगा। और जब ये ऊपर की तरफ चलेगा ना, तो ये सक्शन पोर्ट ओपन हो जाएगा, और इसमें से सक्शन शुरू हो जाएगा, इसमें से जो एयर है वो सक्शन शुरू कर देगा। यानी जैसे ही ये ऊपर चलना शुरू हुआ, ये ओपन होगा, ये क्लोज्ड होगा, और सक्शन शुरू होगा। सक्शन यहां पर आ गया, और ये ऊपर चलेगा। अच्छा, ऊपर चलेगा तो जो चार्ज है उसको वो क्या करेगा, उसको वो कंप्रेस्ड करेगा, उसको वो क्या करेगा माय डियर फ्रेंड, कंप्रेस्ड करेगा। तो यहां पे देखिए, जब क्रैंक अपने 180 से 0 पहुंचा, यानी क्रैंक ने इतना एंगल चेंज किया, कितना, 180 का चेंज किया, तो पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया। और जब पिस्टन ऊपर की तरफ गया तो इधर से सक्शन भी हो गया और इधर से कंप्रेशन भी हो गया। तो यानी 180 के रिवॉल्यूशंस पे आपने दो काम कर लिया, एक तो इधर से सक्शन कर लिया और इधर से कंप्रेशन कर लिया। अब क्या किया, अब स्पार्क प्लग जो है वो यहां से स्पार्क दे देगा। स्पार्क देने के बाद फ्यूल क्या हो जाएगा, जल जाएगा। फ्यूल जल जाएगा, आपको हीट एनर्जी मिल जाएगी। अब उसको वो नीचे की तरफ कंप्रेस्ड पुश करेगा। तो जब ये नीचे की तरफ पुश करेगा तो ये क्या होगा, उसको एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन के बाद यहां से चार्ज जो है, जो जला हुआ, जिसको फ्लू गैसेस कह रहे हैं, वो इधर से निकल जाएगा, और इधर से ट्रांसफर पोर्ट के माध्यम से, ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते से इधर से आपके पास सक्शन हो जाएगा। मतलब ये सक्शन जो चार्ज हुआ है वो
अगेन सिलेंडर में पहुंच जाएगा। तो जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो सक्शन और कंप्रेशन होगा, और जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होगा, और इधर से आपका चार्ज भी आ जाएगा। तो बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? क्लियर हुआ साहब? सुहास को क्लियर हो गया, बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग भी बताइए फास्ट। बहुत अच्छे। तो माय डियर फ्रेंड यहां से 180 से 0 गए और 0 से 180 आ गए, आपका पूरा काम हो चुका है। तो क्रैंक का कितना रिवॉल्यूशन हुआ? 1 रिवॉल्यूशन हुआ। क्रैंक का कितना रिवॉल्यूशन हुआ? 1 रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है। अब देखो ये क्राउन क्यों लगाया है? क्राउन, इसका नाम क्राउन क्यों है? क्योंकि ये पिस्टन के सर पे बैठा है, इसलिए इसका नाम क्राउन है। ठीक है। अब जब ये जाएगा ना चार्ज, तो क्या करेगा? क्या करेगा माय डियर फ्रेंड? कुछ चार्ज जो है, अगर आप सपोज क्राउन नहीं लगाए हो तो कुछ चार्ज जो है ऐसे भी डायरेक्टली भी तो निकल सकते थे, कुछ चार्ज बिना जले हुए भी तो निकल सकते थे। तो क्राउन क्या करेगा? उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, उसको चार्ज को डिफ्लेक्ट कर देगा कि तुम ऊपर जाओ, इसीलिए इसका नाम डिफ्लेक्टर भी है। तो चार्ज को डिफ्लेक्ट करने के लिए आपने उसके ऊपर एक क्राउन या डिफ्लेक्टर लगाया है जो चार्ज को ऊपर की तरफ भेजेगा, अदरवाइज बिना जला हुआ चार्ज वो बाहर चला जाएगा, तो अपने लिए वो दिक्कत की बात है। बोलो ठीक है? बोलो ठीक है साहब? क्लियर है? क्लियर है? हाँ बहुत अच्छे। तो ये आपके पास 2 स्ट्रोक ऐसा इंजन हो गया। ठीक है। अच्छा यहां पे जो बात किया था आपने, उसमें देखो जब पिस्टन 0 से 180 जाएगा तो क्या होगा? मतलब पिस्टन अपने इनर डेड से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जाएगा, तो क्रैंक का ये रिवॉल्यूशन, यानी ये सक्शन होगा, फिर ये कंप्रेशन होगा, फिर ये एक्सपेंशन होगा, फिर ये एग्जॉस्ट होगा। तो यहां पे क्रैंक का कितना रिवॉल्यूशन हुआ? यहां पर क्रैंक का कितना रिवॉल्यूशन हुआ? अरे बोलो भाई, यहां पे क्रैंक का कितना रिवॉल्यूशन हुआ? 2 रिवॉल्यूशन हुआ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां पे क्रैंक कितना रिवॉल्यूशन करेगा? 2 रिवॉल्यूशन करेगा। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से समझिए, ध्यान से, बिल्कुल आराम से। सपोज करते हैं एक 2 स्ट्रोक की गाड़ी है, या आपके पास एक कार है। ठीक है। कार में जो स्पीड दिखा रहा है 1000 RPM का है। कार में जो स्पीड दिखा रहा है वो 1000 RPM का है। ठीक है। माय डियर फ्रेंड, अगर ये 4 स्ट्रोक का कार है, 4 स्ट्रोक का इंजन है, तो 1000 RPM के बदले आपको कितनी साइकिल मिलेगी? कितनी नंबर ऑफ साइकिल मिलेगी पर मिनट? कितनी नंबर ऑफ साइकिल मिलेगी पर मिनट? बोलो भाई। नहीं आइडिया लग रहा है? नहीं आइडिया लग रहा है? कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो भाई। एनी आइडिया? एनी आइडिया? सुहास बोल रहे हैं 2000। साहिल, तेजस, निखिल? अरे यार,
2 रिवॉल्यूशन से एक साइकिल बन रही है। एक साइकिल यानी ये 2 रिवॉल्यूशन से एक साइकिल बन रही है। तो 1000 रिवॉल्यूशन से कितनी साइकिल बनेगी? 500 साइकिल बनेगी ना। अरे बोलो यार, 500 साइकिल बनेगी ना। हाँ, और यहां पे अगर 2 स्ट्रोक है तो 1 रिवॉल्यूशन से एक साइकिल है, तो 1000 रिवॉल्यूशन से 1000 साइकिल होगी पर मिनट। तो जो जितना साइकिल देगा, साइकिल का एरिया यानी कि वर्क आउटपुट, साइकिल का एरिया यानी कि वर्क आउटपुट। तो यानी यहां पे 500 बार वर्क आउटपुट है और यहां पे 1000 बार वर्क आउटपुट है। यानी एक एक कार जो 1000 आरपीएम से चल रहा है 2 स्ट्रोक में, उसके पास ज्यादा पावर होगा एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक। बोलो यस या नो। एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक, बोलो यस या नो फास्ट। यस या नो फास्ट। तो कभी पूछा जाए यार पावर डेवलपमेंट किसमें ज्यादा होता है, पावर डेवलपमेंट किसमें ज्यादा होता है, तो अपना जवाब होगा 2 स्ट्रोक में। किसमें ज्यादा होगा? 2 स्ट्रोक में। तो 2 स्ट्रोक की जो गाड़ियां होती हैं उनमें पावर जो होता है वो ज्यादा होता है। तो 2 स्ट्रोक की आप कोई भी गाड़ी देख लो, आप 2 स्ट्रोक की कोई गाड़ी का एग्जाम्पल आपके मन में है? 2 स्ट्रोक की कोई बाइक आपके माइंड में आ रही है? अरे वाह, बहुत अच्छे। राजदूत, बहुत अच्छे। एक्टिवा भी है 2 स्ट्रोक की। और कोई? सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हालांकि राजदूत दिया बिल्कुल सही है, एक्टिवा भी दिया, स्कूटर भी 2 स्ट्रोक ही होता है, स्कूटर भी 2 स्ट्रोक ही है, उसी का मॉडर्न रूप एक्टिवा है। तो एक्टिवा भी जो है वो RX 100 बहुत अच्छे। सुजुकी की जो बाइक होती है वो भी 2 स्ट्रोक की थी पहले, ठीक है। और कौन सी यमहा की बाइक 2 स्ट्रोक की होती थी, जो मौत का कुआं वगैरह में जो बाइक वगैरह चलता है वो सब भी 2 स्ट्रोक का होता था। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका जो रेलवे का इंजन है, डीजल इंजन जो है, वो सब भी जो जो मतलब रेलवे का इंजन जो है वो भी 2 स्ट्रोक पे परफॉर्म करता है, ठीक है ना। 2 स्ट्रोक, क्योंकि पावर वहां पे इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर पावर इंपॉर्टेंट होगा माय डियर फ्रेंड, वहां पे 2 स्ट्रोक की बात करेंगे, ठीक है ना। 2 स्ट्रोक की बात करेंगे। इफिशियंसी किसकी अच्छी होगी? इफिशियंसी किसकी अच्छी होगी? 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक? इफिशियंसी किसकी अच्छी होगी, 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक? 4 स्ट्रोक। देखो यार इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होता है वर्क आउटपुट अपॉन हीट एडिशन। इफिशियंसी जो होता है वर्क आउटपुट अपॉन हीट एडिशन। अच्छा, जब आपको 500 साइकिल मिलेगा तो हीट एडिशन भी तो 2 बार करोगे आप। फ्यूल भी तो ज्यादा खर्च हो रहा है, वर्क आउटपुट तो ज्यादा मिल रहा है, मगर फ्यूल भी तो 2 बार जा रहा है। अरे यस या नो, यस या नो। फ्यूल भी तो आपके पास 2 बार जा रहा है। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड, एक्चुअली कहा जाता है कि वर्क आउटपुट 2 टाइम्स मिल जाएगा। 2 स्ट्रोक में 1000 और ये 2 स्ट्रोक में जो पावर आउटपुट है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, कहा जाता है। बट एक्चुअली जो है वो 40 से 60% ही बढ़ पाता है पावर। जो पावर आउटपुट बढ़ पाता है वो 40 से 60% ही बढ़ पाता है, क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लें, कुछ ना कुछ फ्यूल तो बिना जले चला जाता है, ठीक है ना। अच्छे से बर्निंग नहीं हो पाती है, इसीलिए इसमें धुआं वगैरह ज्यादा आता है। तो हीट एडिशन तो 2 टाइम्स हो गया, हीट एडिशन तो 2 टाइम्स हो गया, मगर वर्क आउटपुट 40 से 60% ही बढ़ पाता है। यानी 40 से 60% यानी चलो 1.5 कर लेते हैं,
मतलब 50%, एवरेज मान लो 50%। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया 1.5, नीचे मल्टीप्लाई किया 2, तो इफिशियंसी अब क्या हो जाएगी, पहले से घट जाएगी, पहले से डिक्रीज हो जाएगी। तो 2 स्ट्रोक में पावर डेवलपमेंट अच्छा है, मगर इफिशियंसी क्या है, खराब है। बोलो ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे। अपने को न्यूमेरिकल्स करना है अभी, अपने को न्यूमेरिकल्स करना है, 4 स्ट्रोक, एसआई, सीआई, इन सब के न्यूमेरिकल्स करना है, ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ एन आईसी इंजन। इसमें बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ एन आईसी इंजन। आईसी इंजन के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग हम लोग बात करना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, बिल्कुल आराम से। देखो यार, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होता है 1 kg फ्यूल बर्न करने पर आपको जो एनर्जी मिल रही है उसी को आप बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है, 1 kg फ्यूल बर्न करने पर जो आपको एनर्जी मिल रही है उसी को आप बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। तो माय डियर फ्रेंड, अगर सपोज m kg ऑफ फ्यूल है तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू टोटल जलाने पे कितना मिलेगा, m इंटू सी वी, मतलब टोटल जो हीट एनर्जी मिलेगी वो यही होगी। यानी अगर m kg ऑफ फ्यूल जलाया तो आपको इतना हीट एनर्जी मिलेगी। बोलो यस या नो। कैलोरीफिक वैल्यू से मास ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना अमाउंट ऑफ हीट आपने ऐड किया होगा। बोलो यस या नो। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। अब सुनो, अब एनर्जी का जो रेट होता है वो क्या होता है, पावर होता है। एनर्जी का जो रेट होता है वो क्या होता है, पावर होता है। तो आप बोलिए कि इतना आपका इनपुट एनर्जी था या इतना आपका इनपुट पावर था, एक ही मतलब हुआ। मास का रेट कर लिया, मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड कर लिया, तो एनर्जी का जो रेट हो गया वो क्या हो गया, पावर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। अब माय डियर फ्रेंड, अब माय डियर फ्रेंड, आप ये जो है वो पूरा का पूरा आप क्या यूटिलाइज कर पाओगे, क्या पूरा का पूरा एनर्जी आपको पिस्टन के ऊपर मिल पाएगा जितना फ्यूल जला है? क्या साइकिल से जो फ्यूल ये जला, क्या पूरी की पूरी एनर्जी साइकिल से मिल रही है क्या? पूरी की पूरी एनर्जी साइकिल से मिल जाएगी जो ये फ्यूल जला हुआ है? नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ फ्यूल की एनर्जी एग्जॉस्ट के रूप में बाहर भी तो जा रही होगी, कुछ फ्यूल की एनर्जी एग्जॉस्ट के रूप में बाहर भी तो जा रही होगी। तो अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो जो बचेगा वो पावर या वो एनर्जी है जो आपको फ्यूल से जलने के बाद मिला है, यानी जो आपको साइकिल से मिला है। तो साइकिल से मिलने वाले पावर को आप बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर क्या है माय डियर फ्रेंड? वो पावर है जो फ्यूल जलने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद आपको मिला है। यानी जो साइकिल से आप निकालते हो ना, ये सब जो साइकिल से आप बोल रहे थे, ये जो साइकिल है साहब, ये जो साइकिल है उससे जो पावर मिल रहा है ना वो कहलाएगा क्या? इंडिकेटेड पावर, ठीक है। उससे जो पावर मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? इंडिकेटेड पावर मिल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा क्यों नहीं मिल रहा है साहब?
क्योंकि साहब कुछ एनर्जी जो है ना, ये वाली एनर्जी एग्जॉस्ट गैसेस में चली गई है, एग्जॉस्ट गैस में चली गई है। चलो अच्छा साहब, क्या इंडिकेटेड पावर जो मिला है वो पूरा का पूरा आपके व्हील पे पहुंच पाएगा क्या? पूरा का पूरा आपके सैफ्ट पे पहुंच पाएगा क्या? पूरा का पूरा आपके सैफ्ट पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी तो फ्रिक्शन की वजह से भी तो जाएगी। तो ये जो एनर्जी है वो फ्रिक्शनल लॉसेस है। क्या है माय डियर फ्रेंड? फ्रिक्शनल लॉसेस है। और ये जो एनर्जी आपके सैफ्ट पे पहुंची है उसको आप बोलते हैं ब्रेक पावर। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? ब्रेक पावर। उसको आप बोलेंगे ब्रेक पावर। और आप जो डिजाइन करते हैं, आप जो डिजाइन करते हैं किसी को मतलब किसी इंजन को, वो कौन से पावर के लिए डिजाइन करेंगे? वो कौन से पावर के लिए? ब्रेक पावर के लिए डिजाइन किया जाता है। जो हम लोग किसी इंजन को डिजाइन करते हैं वो कौन से पावर के लिए डिजाइन करते हैं माय डियर फ्रेंड? इस ब्रेक पावर के लिए डिजाइन करते हैं। तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकला कि इंडिकेटेड पावर से अगर लॉसेस या फ्रिक्शनल पावर, एफपी यानी फ्रिक्शनल पावर को हटा दिया जाए तो आपको ब्रेक पावर मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड? ब्रेक पावर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इंडिकेटेड पावर आपको साइकिल से मिला, और जो कुछ लॉसेस के साथ आपके पास जो सैफ्ट पे पहुंचा है वो क्या है माय डियर फ्रेंड? ब्रेक पावर। तो माय डियर फ्रेंड ध्यान से समझिए, ये वो एनर्जी या ये वो पावर है जो आपने फ्यूल बर्निंग के बाद दिया है। ठीक है, फ्यूल बर्निंग के बाद दिया। ये वो पावर या ये वो एनर्जी है जो आपको साइकिल से मिली है, जो आपको साइकिल से मिली है। ठीक है, जो आपको साइकिल से मिली है। और ये वो पावर जो आपको व्हील पे मिला है, जो आपको क्या मिला है माय डियर फ्रेंड? व्हील पे मिला है। तो क्या कहते क्या हो आप? इफिशियंसी के रिगार्डिंग क्या कहते हैं आप? इफिशियंसी क्या होती है माय डियर फ्रेंड? इफिशियंसी होती है साहब आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट, ये आपके पास इफिशियंसी होती है। ठीक है, या फिर जनरल भाषा में आप बोले कि साहब थर्मल इफिशियंसी क्या होती है? तो थर्मल इफिशियंसी होती है आउटपुट अपॉन हीट एडेड। यही तो होती है जो थर्मल इफिशियंसी होगी, दैट विल बी आउटपुट अपॉन हीट एडेड। किस हीट एडिशन पे आपको आउटपुट मिल रहा है? अब माय डियर फ्रेंड यहां पे आता है इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। क्या आता है माय डियर फ्रेंड? इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी यानी कि आप बात करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड कि इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी क्या होगा? तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा साहब इंडिकेटेड पावर। हीट एडिशन क्या होगा? मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू सीवी। बोलो कोई डाउट है? बोलो साहब कोई डाउट है इस फॉर्मूले में? बोलो साहब कोई डाउट है? बहुत अच्छे। तो ये आपके पास इस तरह से होगा। इन द सेम वे आपके पास एक और फॉर्मूला है जिसको आप बोलेंगे ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। क्या बोलेंगे? ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। जो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी होगा वो होगा ब्रेक पावर अपॉन
मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इंटू सीबी, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इंटू सीबी, ये किसके लिए होगा? ब्रेक पावर के लिए होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से। एक और है माय डियर फ्रेंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिकल इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी। मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होगा माय डियर फ्रेंड? आपके पास जो मैकेनिकल पावर है दैट इज द ब्रेक पावर, और आपने ये ब्रेक पावर किसके कॉस्ट पे मिल लिया है? इंडिकेटेड पावर। तो ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर is known as mechanical efficiency, is known as what? Mechanical efficiency, ठीक है। एक और बात, अगर आप ब्रेक थर्मल इफिशियंसी को ये इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी से डिवाइड कर लें, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी को इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या मिलेगा? ये मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू सीवी यानी कैलोरीफिक वैल्यू गायब हो जाएगा, क्या मिलेगा? ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा? मैकेनिकल इफिशियंसी। तो इसी के बदले में आप यहां पे लिख लीजिए कि ब्रेक थर्मल इफिशियंसी अपॉन इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो मैकेनिकल इफिशियंसी होगा। बोलो, क्लियर है? क्लियर है माय डियर फ्रेंड? क्लियर है माय डियर फ्रेंड? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, ठीक है। अब एक दूसरी बात है, ये तो पहला पॉइंट आप एनालिसिस कर रहे थे, ये आपने पहला पॉइंट एनालिसिस किया, ठीक है, और उसमें ये कुछ बातें आपने की। अब आपको एक पॉइंट समझना है जिसको चलिए दूसरा पॉइंट बोल लेते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर, पीएम, मीन इफेक्टिव प्रेशर, पीएम, ठीक है। क्या है मीन इफेक्टिव प्रेशर? तो मीन इफेक्टिव प्रेशर को समझने से पहले मैं एक साइकिल बनाना चाहता हूं। लेट अस अज्यूम ये ऑटो साइकिल है, मैं एक एग्जांपल के लिए ऑटो साइकिल बनाया हूं, ये कोई भी साइकिल के लिए बात होगी, बट एक एग्जांपल के लिए कोई ना कोई साइकिल तो बनाना ही होगा। तो एक साइकिल मैंने बनाया ऐसा। अब देखो यार, ऑटो साइकिल, ठीक है, ये ऑटो साइकिल है। ठीक है, ये वीएस, ये वीएस है, ठीक है। अब आराम से समझिए माय डियर फ्रेंड, यहां से आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट थ्रू आउट थ्रू आउट प्रेशर में वेरिएशन है। 1 से 2 प्रेशर कुछ और है, 2 से 3 प्रेशर कुछ और है, 3 से 4 प्रेशर कुछ और है, और 4 से 1 प्रेशर कुछ और है, यानी प्रेशर थ्रू आउट चेंज हो रहा है। तो आपने ये कहा कि हम लोग अपनी स्टडी को आसान करने के लिए, हम लोग अपनी स्टडी को आसान करने के लिए, हम लोग अपनी स्टडी को आसान करने के लिए, हम लोग अपनी स्टडी को आसान करने के लिए क्या करते क्या है कि एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन खींच लेते हैं। हम लोग अपनी स्टडी को आसान करने के लिए एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन खींच दिया, सपोज ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और इस कांस्टेंट प्रेशर लाइन के अंदर का जो एरिया है, इस कांस्टेंट प्रेशर, लेट अस अज्यूम दिस इज द पी,
या PM मीन इफेक्टिव प्रेशर, इस कांस्टेंट प्रेशर लाइन के अंडर का जो एरिया है, यानी कितना एरिया होगा, PM इंटू VS, इस कांस्टेंट प्रेशर के अंडर का जो एरिया होगा वही एरिया ऑफ साइकिल होना चाहिए, या साइकिल का एरिया होना चाहिए, एरिया ऑफ साइकिल होना चाहिए। ध्यान से समझिए, एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन खींच दी, उसके अंडर का जो एरिया मिल रहा है वही एरिया साइकिल का एरिया होना चाहिए। तो ऐसे कांस्टेंट प्रेशर को आप मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलेंगे। ऐसे कांस्टेंट प्रेशर को आप क्या बोलेंगे, मीन इफेक्टिव प्रेशर। यानी एक ऐसा मतलब ध्यान से समझिए, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये वाला एरिया मस्ट बी इक्वल टू ये एरिया। मस्ट बी इक्वल टू ये एरिया। बोलो ठीक है। अरे ठीक है साहब, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे प्रेशर को आप क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ऐसे प्रेशर को आप क्या बोलेंगे, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो और वैसे एरिया ऑफ साइकिल क्या होता है, वर्क आउटपुट होता है। क्या होता है माय डियर फ्रेंड, वर्क आउटपुट होता है। एरिया ऑफ साइकिल क्या होता है, वर्क आउटपुट होता है। ठीक है, एरिया ऑफ साइकिल क्या होता है माय डियर फ्रेंड, वर्क आउटपुट होता है। तो क्या कह सकते हो दोस्तों कि जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। समझिए, अगर आपके पास मीन इफेक्टिव प्रेशर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बस उसमें स्वेप्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिए, आपके पास टोटल वर्क आउटपुट आ जाएगा। अगर किसी का मीन इफेक्टिव प्रेशर है तो आप स्वेप्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिए, वर्क आउटपुट आ जाएगा। ना ही एफिशिएंसी का झगड़ा है, ना ही हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, ये सब का कोई झगड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर देखा जाए तो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मीन इफेक्टिव प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। अब दोस्तों आपको समझना है इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर कौन सा पावर है, जो साइकिल से पावर मिलता है, जो साइकिल से पावर मिल रहा है उसी को आप बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। अच्छा, साइकिल से पावर क्या होगा, साइकिल से जो पावर है वो वर्क आउटपुट इंटू रेट, वर्क आउटपुट इंटू रेट, यही तो होगा। अरे वर्क आउटपुट क्या मिल रहा है, उसका रेट, यही होगा। रेट क्या है, रेट क्या है, रेट है स्मॉल एन। रेट क्या है माय डियर फ्रेंड, स्मॉल एन। एन मतलब आरपीएम, किस आरपीएम से वो चल रहा है। ठीक है, वही तो रेट हुआ। क्यों रेट हुआ, सपोज ये कोई 600 आरपीएम से चल रहा है, या 600 आरपीएस से चल रहा है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, या सपोज वो 50 आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकेंड से चल रहा है। तो यानी माय डियर फ्रेंड, ये उसका रेट अगर निकालना चाहोगे तो 50 से डिवाइड करोगे या 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 50 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आप एक सेकेंड में 50 रिवॉल्यूशन, तो एक सेकेंड में कितना साइकिल मिलेगा, वर्क आउटपुट यानी 50 साइकिल कुल मिला के मिलेगा ना। तो रेट के लिए n से मल्टीप्लाई करना होगा। बोलो सही है, क्लियर है या नहीं है, अरे बोलो भाई क्लियर है या नहीं है। रेट के लिए आपको रिवॉल्यूशन पर सेकेंड जो भी है उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। बट अगर सपोज करिए कि वहां पर एक सिलेंडर नहीं, कई सारे सिलेंडर हैं, सपोज 4 सिलेंडर है, तो इसका मतलब यही चीज में आपको 4 सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर लेना हो, इसी चीज में आपको 4 सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा।
तो माय डियर फ्रेंड, जो इंडिकेटेड पावर है वो हो गया वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट क्या है? PM इंटू VS। VS इज द एरिया इंटू लेंथ। VS इज व्हाट? एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। और N इंटू K। और अगर N को आप रिवॉल्यूशन पर मिनट बोल रहे हैं तो आप N/60 कर लेंगे, तो ये आपके पास इंडिकेटेड पावर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड? इंडिकेटेड पावर। वन मोर थिंग, अगर N की वैल्यू N/2 है तो ये 4 स्ट्रोक है या 2 स्ट्रोक है? जल्दी बताइए। N की वैल्यू N/2 है तो ये 4 स्ट्रोक होगा या 2 स्ट्रोक होगा? फोर स्ट्रोक होगा या 2 स्ट्रोक होगा? अरे बोलो यार, बोलो साहब। बोलो यार, कितना स्ट्रोक होगा? ये उस समय 4 स्ट्रोक होगा, क्योंकि आपने कहा था ना, आपने यहाँ पे कहा था ना, इसीलिए मैंने रफ नहीं किया था इसको। देखो, 1000 है तो 500 साइकिल मिलेगी 4 स्ट्रोक के लिए, 1000 है तो 1000 साइकिल मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 4 स्ट्रोक है और N की वैल्यू N/2 है तो 4 स्ट्रोक, और N की वैल्यू N है तो 2 स्ट्रोक, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर है दोस्तों? आगे चले। सुहास, तेजस, निखिल, नीलेश, चले, बहुत अच्छे। तो ये आपके पास माय डियर फ्रेंड इस तरह से हो चुका है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस। माय डियर फ्रेंड, क्या आपको स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशंस याद है? याद है? बोलो यार, याद है? हाँ, क्या कहा था वहां पे? क्या कहा था वहां पे? कि यूनिट पावर आउटपुट पाने के लिए कितना मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम होगा, उसी को आप स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कहेंगे, SSC। वही चीज यहां पे भी है, ठीक है। वही चीज यहां पे भी है कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होगा कि फॉर यूनिट पावर आउटपुट, फॉर यूनिट पावर आउटपुट, mass flow rate of fuel required, mass flow rate of fuel required is known as SFC या specific fuel consumptions। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, अब ध्यान से समझ लो इस बात को। तो जो SSC हो गया, SFC, mass flow rate of fuel required upon power,
अपॉन पावर। और माय डियर फ्रेंड, अगर आपने इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर लिया तो जो इसका यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा केजी पर किलोवाट आवर। क्या हो जाएगा? केजी पर किलोवाट आवर। बोलो ठीक है साहब, बोलो ठीक है साहब। केजी पर किलोवाट आवर, ठीक है। हाँ, क्योंकि आवर में लिखोगे आप तो 3600 से मल्टीप्लाई करना। ओके, बहुत अच्छे। अब दोस्तों यहां पे समझिए, अब यहां पे समझिए, मैं लिखना चाहता हूं PSFC, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस। यानी माय डियर फ्रेंड, मैं लिखना चाहता हूं BSFC। तो जो BSFC होगा वो हो जाएगा 3600 मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल अपॉन ब्रेक पावर हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? ब्रेक पावर। यहां पे देखो आप, यहां पे पावर है ना एसएफसी के लिए, यहां पे मैं लिख दूं BSFC तो यहां पर ब्रेक पावर लिखना पड़ेगा। यहां पे मैं लिख दूं ISFC तो यहां पे मुझे इंडिकेटेड पावर लिखना पड़ेगा। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो माय डियर फ्रेंड, क्विकली फास्ट, यस या नो, यस या नो फास्ट। हाँ, तो अब मैं लिखना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड इंडिकेटेड, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस। यानी मैं लिखना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड ISFC। आपके लिए यही ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ISFC से हो जाएगा वो 3600 into mass flow rate of fuel अपॉन इंडिकेटेड पावर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड? अब ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। अब दोस्तों इसके ऊपर, अब दोस्तों इसके ऊपर अपने को एक न्यूमेरिकल्स करना है। ठीक है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं न्यूमेरिकल अभी हम लोग करते हैं। 1 मिनट का समय दो माय डियर फ्रेंड। ओके माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो हाँ चलिए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है
4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन यानी एसआई इंजन, ठीक है। 4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, जिसका मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो 10 बार है। मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना है? 10 बार। जो मैकेनिकल इफिशियंसी है वो है 75%। 75%। डायामीटर 10 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्पीड जो है वो 2500 आरपीएम है, 2500 आरपीएम है, ठीक है ना। और जो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी है वो है 30%। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी 30%। सीवी की जो वैल्यू है वो 42,000 है किलो जूल पर केजी, ठीक है। आपको क्या क्या बताना है? आपको बताना है ब्रेक पावर, और बताना है ब्रेक पावर बताना है, और बीएसएफसी बताना है। ब्रेक पावर और बीएसएफसी, ये दो चीजें बताने हैं। क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्लियर है? चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं क्वेश्चन।
मैं ट्राई करूं, मैं ट्राई करूं? चलो देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास है। तो सबसे पहला काम जो होगा यहाँ पे, वो आपको क्या निकालना है? इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर, दैट इज द PMLANK बाई 60। ठीक है, और n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आपको पता है। तो PM है जी साहब, PM है। L है, हाँ, N है, LA, एरिया क्या हो जाएगा? π/4d²। ठीक है, N है, K नंबर ऑफ सिलेंडर, तो 4 सिलेंडर। ठीक है, तो यहां से आपको इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा, यहां से आपको इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा। अब इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा तो ब्रेक पावर के लिए क्या करोगे आप? मैकेनिकल इफिशियंसी लगा लेंगे। तो ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, यहां से आपके पास इंडिकेटेड पावर है, मैकेनिकल इफिशियंसी भी दिया हुआ है, आपके पास क्या हो जाएगा? ब्रेक पावर हो जाएगा। तो ब्रेक पावर आपका पहला निकल गया। ठीक है, अच्छा, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी है 30%। तो जो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी है वो क्या होता है? वो होता है, ये होता है। ठीक है, वेरी सॉरी, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी जो होता है वो क्या होता है? ब्रेक पावर मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू CV होता है। तो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी है, ब्रेक पावर है, CV है, तो यहां से मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल आ जाएगा। और फिर उसके बाद BSFC करेंगे तो 3600 मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू ब्रेक पावर कर लेंगे, यहां से BSFC भी आ जाएगा। बोलो ठीक है, अब हो जाएगा? बोलो भाई, अब हो जाएगा? सुहास, तेजस, निखिल, क्विकली, फास्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये मुझे करके व्हाट्सअप करेंगे आप लोग, ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके व्हाट्सअप करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही करते हैं, आज इतना ही करते हैं। ये क्वेश्चन आप कर लेना, सॉल्व करके मुझे फोटो भेजना। नहीं क्लियर हो पाएगा, नेक्स्ट वीक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय डियर फ्रेंड। चलिए फास्ट। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया? ओके, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। IC इंजन के बारे में और भी बातें करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग के पास टाइम रहेगा तो हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग REC शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों।